स्पोर्ट्स के अलावा भी आप कई दूसरी स्पोर्ट्स भी होती हैं, नॉर्मल स्पोर्ट्स भी होती हैं, जिनमें अक्सर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही स्पोर्ट्स, लेकिन बाकी भी काफ़ी तरह की स्पोर्ट्स हैं जिनमें अक्सर एथलीट्स डिसऑर्डर ईटिंग का शिकार हो जाते हैं। सो हम देख लेते हैं कौन से तरह के ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं जो जनरली प्रिवेलेंट हैं एथलीट्स में। It is difficult to determine eating disorders because athletes don't seek treatment. तो सबसे ज़्यादा मसला ये है कि असल में जो नॉर्मल जनरेशन है या नॉर्मल आपके जो एडल्ट होते हैं, जो एथलीट्स नहीं होते हैं, नॉर्मल पॉपुलेशन होती है, उनमें फिर भी आसान होता है ईटिंग डिसऑर्डर को मैयर करना, क्योंकि वो नॉर्मल लाइफ से हट के या तो खाना बहुत कम खाते हैं या फिर एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वहाँ आप इजीली फिर भी जज कर सकते हैं उनके ईटिंग डिसऑर्डर है। लेकिन एथलीट्स में ईटिंग डिसऑर्डर डायग्नोज करना जो है इन इटसेल्फ बहुत मुश्किल है, क्योंकि एथलीट्स खुद कभी भी नहीं मानेंगे कि वो किसी न किसी ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार है। और दूसरा, एथलीट्स की पूरी लाइफ और बिहेवियर स्केड्यूल्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। दे हैव टू गो थ्रू स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग स्केड्यूल्स, स्ट्रिक्ट ईटिंग पैटर्न्स, ठीक है। तो जब वो ये सब कुछ कर रहे होते हैं तो वो वैसे ही नॉर्मल लाइफ से डिफरेंट होता है, तो फिर ऐसे एथलीट्स में डिसऑर्डर्ड ईटिंग को रिकग्नाइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और दूसरा, फिर एथलीट्स खुद भी नहीं बताते किसी को कि दे हैव अ ईटिंग डिसऑर्डर, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में न्यूट्रिशन डिफिशिएंसीज हो सकती हैं, डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो सकते हैं, और उसके अलावा उनकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आ सकता है। बहुत सारे एथलीट्स हैं हु वर वेरी गुड एट द स्पोर्ट्स, बहुत एथलीट्स की एग्जांपल्स हैं जो कि अच्छे थे अपनी स्पोर्ट्स में, बट देन ड्यू टू देयर ईटिंग डिसऑर्डर्स ईदर दे डाइड और ईदर दे लॉस्ट देयर परफॉर्मेंस एज। तो these eating disorders prevalent are anorexia nervosa, bulimia nervosa, binge eating disorder, anorexia athletica, female athlete triad, and muscle dysmorphia. Anorexia nervosa. Definition is a clinical condition manifested by extreme fear of becoming obese, a distorted body image, and avoidance of food. Anorexia nervosa can be life-threatening and requires medical and psychiatric treatments. तो जो भी एनोरेक्सिक पेशेंट होता है, नॉर्मली जनरल पॉपुलेशन में भी और एथलेटिक में भी, उनका सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम फेयर होता है मोटे होने का, ओवरवेट होने का, और उनकी अपनी बॉडी इमेज इतनी ज़्यादा लो होती है कि जब वो अपने आप को शीशे में देखते हैं तो उनको अपना आप मोटा लगता है, एंड दे कीप ऑन लूजिंग वेट। इनका ये ऑब्सेसिव फियर होता है वेट गेन का, और एंड दे कीप ऑन लूजिंग वेट अनलेस एंड अनटिल दे बिकम स्केलेटन लाइक। बिल्कुल उनके मसल्स ख़त्म हो जाते हैं, फैट ख़त्म हो जाता है और वो स्केलेटल हो जाते हैं। तो एनोरेक्सिक्स को नहीं पता चलता कि कहाँ पे स्टॉप करना है। दे वोंट स्टॉप ईटिंग, दे वोंट ईट, ठीक है। और उनकी इनमें ज़्यादातर इनकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा होती हैं, और हमेशा ये जो डिसऑर्डर है ये सिर्फ आपका खाना ना खाने की वजह से नहीं होता, ये स्पेसिफिकली बॉडी इमेज अपनी या किसी न किसी मेंटल डिसऑर्डर की वजह से, मेंटल ट्रॉमा की वजह से, या मेंटल अब्यूज़ की वजह से, साइकोलॉजिकल अब्यूज़ की वजह से ट्रिगर होता है। तो it is a severe caloric restriction leading to extremely low body weight. Anorexics have a distorted body image, and complications include hormonal imbalances, low bone density, slow heart rate, nutritional deficiencies, fatigue, social withdrawal. तो severe caloric restriction होती है इसमें, distorted body image होती है, और different complications में भी हो सकती है एनोरेक्सिया नर्वोसा की वजह से। ना बुलिमिया नर्वोसा। Definition: bulimia nervosa is a serious, potentially life-threatening eating disorder. People with bulimia may secretly binge, eating large amounts of food with a loss of control over the eating, and then purge, trying to get rid of the extra calories in an unhealthy way. तो बुलिमिक्स जो होते हैं, जितने भी बुलिमिक्स होते हैं,
उनका वो एनोरेक्सिक से इस तरह से डिफरेंट होते हैं कि एनोरेक्सिक्स एक्सट्रीम स्वेयर कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन की वजह से उनका बॉडी वेट बहुत कम हो जाता है, ठीक है, वो खाते ही नहीं हैं, टोटली वो बिल्कुल खाने को हाथ नहीं लगाते। लेकिन बुलिमिक्स जो होते हैं इट्स डिफरेंट। बुलिमिक्स कोशिश करते हैं कि वो खाना ना खाएं, वो बहुत लंबे अरसे के लिए भूखे रहेंगे, बट देन जब उनसे बर्दाश्त नहीं होता तो वो एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, और या फिर नॉर्मल अमाउंट में खा लेते हैं, और फिर उसके बाद उनको गिल्ट होता है, उनको शेम फील होती है, और उनको लगता है कि जो उन्होंने खाया था गलत खाया था। तो फिर वो क्या करते हैं, वॉशरूम में जाके डिफरेंट तरीक़ों से पर्ज करते हैं। अब पर्ज के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, या तो उंगली गले में डाल के वहाँ से वॉमिट करते हैं वो, या फिर वो वॉमिट इंड्यूसिंग टैबलेट्स लेते हैं, या फिर वो लैक्सेटिव्स लेते हैं, ठीक है, जिसे दे गो टू द वॉशरूम मल्टीपल ऑफ टाइम्स, ठीक है। किसी भी तरीके से पर्ज करके वो जो उन्होंने खाना खाया होता है उसको किसी तरीके से वो ख़त्म करना चाहते हैं अपने बॉडी में से, ठीक है। तो ये अनहेल्दी वे है। बुलिमिक नर्वोसिक्स, जितने भी बुलिमिक्स होते हैं, उनकी एक्सेसिव वॉमिटिंग करने की वजह से उनकी उंगलियां सारी की सारी, ये डायग्नोज करने का एक तरीका है, उनकी उंगलियां सारी की सारी स्कार्ड हुई होती हैं, उनकी आंखों के अंदर नर्व्स फटी होती हैं ड्यू टू द प्रेशर ऑफ वॉमिटिंग अगेन एंड अगेन। उसके अलावा उनकी नाखून ख़राब हुए होते हैं, और स्किन उनकी ख़राब हुई होती है। इसके अलावा हेयर्स इनके ख़राब हो जाते हैं, और आप हमेशा नोट करेंगे कि वेन एवर दे ईट दे ट्राई टू गो टू द बाथरूम इन एन इंस्टेंट, फ़ौरन वॉशरूम जाएंगे, ठीक है, ताकि वो पर्ज कर सकें जो उन्होंने खाना खाया है। सो पर्जिंग इज़ डन थ्रू वॉमिटिंग, लेक्सेटिव्स, एक्सेसिव एक्सरसाइज एंड फास्टिंग। किसी भी तरीके से वो पर्जिंग करेंगे। ज़्यादातर कॉमन वे है वॉमिटिंग का, देन लेक्सेटिव्स, और उसके बाद एक्सेसिव एक्सरसाइज एंड फास्टिंग के ज़रिए से भी वो पर्ज कर सकते हैं। एक्सेसिव एक्सरसाइज एंड फास्टिंग ज़्यादातर एथलेटिक्स में पाई जाती है। Complications include erosion of tooth enamel, tears in esophagus, chronic reflux, heart abnormalities, pneumonia and death. टूथ एनामल की इरोजन इस वजह से होती है क्योंकि जब वॉमिट करते हैं तो स्टमक में जितने एसिड्स होते हैं उनकी वजह से टूथ एनामल ख़राब हो जाता है, और वॉमिटिंग के प्रेशर की वजह से एसोफेगस में टीयर्स आ जाते हैं, और बार बार वॉमिटिंग करने की वजह से स्टमक में क्रॉनिक रिफ्लक्स स्टार्ट हो जाता है कि जो भी खाना होता है वो अक्सर एसोफेगस में आ जाता है, जिसकी वजह से एसोफेगस में जलन और अपर चेस्ट एरिया में बुलिमिक्स को जलन फील होती है। हार्ट एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, एक्सट्रीम लो वेट की वजह से निमोनिया हो सकता है, और इसके अलावा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट becomes dependent on laxatives to move the bowels, leading chronic constipation. तो लेक्सेटिव्स जब वो बार बार यूज़ करते हैं तो फिर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिपेंडेंट हो जाता है। जब तक फिर बुलिमिक लेक्सेटिव नहीं लेता दे कैन नॉट गो टू द वॉशरूम। तो वो इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, उनके अपनी बॉवल मूवमेंट इंटेस्टाइन्स की बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से बुलिमिक्स में क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। Next is binge eating disorder. Binge eating disorder, BED, is a severe life-threatening eating disorder characterized by recurrent episodes of eating large quantities of food, often very quickly and to the point of discomfort. A feeling of loss of control during binge, then experiencing shame, distress or guilt, and not regularly using unhealthy compensatory measures, example purging, to counter the binge eating. अच्छा, अब जो binge eating disorder है वो बुलिमिया से इस तरह से डिफरेंट है कि पहले तो वो बिल्कुल नहीं खाएंगे, लेकिन जब खाएंगे तो इस तरह से खाएंगे कि जब वो खाएंगे तो बहुत ज़्यादा खाएंगे, और फिर जब वो खाएंगे तो इस तरह से खाएंगे कि एक्सट्रीमली, बुलिमिक्स जो हैं एक्सट्रीमली लार्ज क्वांटिटीज़ नहीं करते, बिंज करते हैं, दे ईट समथिंग, ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं खाते कि ओवर ईटिंग हो जाए। लेकिन बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में ये होता है कि दीज पेशेंट्स विल ईट टू द पॉइंट ऑफ डिस्कम्फर्ट। वो इतना ज़्यादा खाएंगे कि उनको पता ही नहीं चलता कि उन्होंने हाथ कब रोकने हैं खाने से, और वो इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि एट द एंड उनको
उनको डिस्कम्फर्ट फीलिंग आती है इतना ज़्यादा खाने की वजह से, पेट बिल्कुल भरा हुआ हो। ओवर ईटिंग जब आप बहुत ज़्यादा कर लेते हैं तो एंड में आपको अनप्लेजेंट सेंसेशंस आती है ना कि बहुत ज़्यादा खा लिया, उफ हिला भी नहीं जा रहा, पेट में दर्द हो रही है। तो वो ये वाली जो है सेम डिस्कम्फर्ट फीलिंग उनको आती है कि वो जब बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। रिकरेंट एपिसोड्स होती हैं कि बार बार होना कुछ कुछ अरसे बाद, ठीक है। तो फिर जब वो खा लेते हैं तो उसके बाद उनको एक्सट्रीम गिल्ट फील होती है, एक्सट्रीम शेम फील होती है, और देन वो डिप्रेशन में जा सकते हैं, डिस्ट्रेस हो सकते हैं, कि उनकी अपनी सेल्फ वर्थ बहुत ज़्यादा लो हो जाती है कि दे कुडंट कंट्रोल देमसेल्व्स। और फिर उसके बाद बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में डिफरेंट है बुलिमिया से इस तरह से कि ये अनहेल्दी मेजर्स यूज़ नहीं करते। मतलब उन्होंने बिंज कर लिया है तो वो डिस्ट्रेस में, डिप्रेशन में चले जाएंगे, लेकिन वो पर्जिंग नहीं करेंगे, पर्ज नहीं करते वो। तो ये बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें अक्सर जो है ये पेशेंट्स जो हैं ओवरवेट होते हैं। टू डायग्नोज बिंज ईटिंग डिसऑर्डर फॉलोइंग सिम्टम्स मस्ट बी प्रेजेंट। तो ये करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि अभी मैंने आपको बता दी हैं। आई हैव जस्ट सॉर्टेड देम आउट फॉर यू। ईटिंग मच मोर रैपिडली देन नॉर्मल, बहुत ज़्यादा खाते हैं नॉर्मल से। ईटिंग अनटिल अनकम्फर्टेबली फुल, ओवर ईटिंग कर लेते हैं बहुत ज़्यादा। ईटिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ फूड विदाउट फीलिंग हंग्री, तो जब वो खा रहे होते हैं इतना ज़्यादा खाते हैं हालांकि इनको भूख भी नहीं होती, बट स्टिल वो बहुत लार्ज अमाउंट्स ऑफ फूड खा लेते हैं, ठीक है। देन ईटिंग अलोन ड्यू टू फीलिंग्स ऑफ एम्बेरसमेंट एंड शेम, अकेले में खाते हैं, अकेले में इस तरह की बिंज ईटिंग करते हैं क्योंकि दे आर एम्बेरस्ड। एंड देन फीलिंग्स ऑफ गिल्ट और disgust with oneself and then they are disgusted by themselves। तो जो जितने भी लोग जिनको binge eating disorder होता है, these are overweight people, और ये these people are usually living by themselves, अकेले रह रहे होते हैं, socially awkward होते हैं ये, और खाना नहीं खाते लोगों के सामने, और उनको मुश्किल होता है लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में क्योंकि उनकी अपनी सेल्फ परसेप्शन भी बहुत ज़्यादा लो होती है, उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो होता है। तो एथलेटिक्स भी बिंज ईटिंग डिसऑर्डर से दे कैन गो थ्रू बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। और इसमें नॉर्मली ये होता है कि नॉर्मल इंडिविजुअल्स खाने से हाथ रोक लेते हैं, लेकिन ये खाते रहते हैं क्योंकि एक्चुअली खाने से जो है एक हार्मोन सिक्रीट होता है जो कि हैप्पी हार्मोन है, तो ये कंफर्ट फील करते हैं थ्रू दैट हैप्पी हार्मोन, ठीक है। तो ये सब के सब जो जितने भी ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं ये आपके रिलेटेड होते हैं थ्रू योर psychological disorders। So one has to treat the food intake plus through the psychological therapy to treat these patients। Causes of binge eating disorder are genetics, gender, changes in the brain, body size, body image, binge eating, emotional trauma and other psychological conditions। सब psychological conditions जिनकी वजह से brain में changes आ जाते हैं, इमोशनल ट्रॉमा फील होता है, या स्पेसिफिक अब्यूज़ से ये लोग गुजरे हों, ठीक है। जेनेटिक्स में भी होता है कि अगर पेरेंट्स में इस तरह के बिहेवियर्स थे एसोसिएटेड तो वो अक्सर अपने चिल्ड्रन में पास ऑन करते हैं, ठीक है। देन इट इज़ रिलेटेड टू जेंडर, ठीक है। दोनों जेंडर्स जो हैं डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं टू द बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। उसके अलावा अपनी बॉडी इमेज क्या है और बॉडी साइज क्या है उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज एनोरेक्सिया एथलेटिका। एनोरेक्सिया एथलेटिका is also known as sports anorexia and is also referred to as hypergymnasia, is an eating disorder characterized by an obsession with exercise to lose weight or to prevent oneself from gaining weight। तो एनोरेक्सिया एथलेटिका जो है ये रिलेटेड ही सेम है, जैसे एनोरेक्सिक्स होते हैं उसी तरह से एनोरेक्सिया एथलेटिका सेम है। इसको हम स्पोर्ट्स एनोरेक्सिया भी कहते हैं या हाइपरजिम्नेजिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो एथलीट होता है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एक्सरसाइज करता है और ये ऑब्सेशन हो जाता है उसका एक्सरसाइज से, ताकि या तो वो वेट लूज़ कर ले या फिर वो ऑब्सेसिव होता है एक्सरसाइज से कि कहीं उसका वेट गेन ना हो जाए। Anorexia athletica has not yet been formally recognized as an eating disorder by APA, which is American Psychiatric Association.
However, it is a major problem that is linked to other recognized eating disorders. तो एनोरेक्सिया एथलेटिका इसीलिए फॉर्मली रिकग्नाइज नहीं हुआ क्योंकि नॉर्मली ही एथलीट्स बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोज एनोरेक्सिया एथलेटिका इन द इंडिविजुअल्स इन द एथलेटिक्स. लेकिन बहुत ज़्यादा एथलीट्स हैं जो रिकग्नाइज्ड होते हैं एज एन एनोरेक्सिक एथलेटिक. ठीक है, क्योंकि एनोरेक्सिया एथलेटिका से दूसरे ईटिंग डिसऑर्डर्स भी स्टार्ट हो जाते हैं और साइकोलॉजिकल जो है प्रेशर्स और ट्रॉमा से एथलीट बहुत ज़्यादा गुजरना शुरू हो जाता है. Athletes are more likely to become obsessed with achieving a perfect body. For an athlete, having a lower body weight gives them an advantage over their opponent. तो एथलीट्स जो हैं वो क्यों ऑब्सेसिव होते हैं परफेक्ट बॉडी इमेज या परफेक्ट बॉडी अटेन करने के लिए? क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं. लोअर वेट जो है उनको एडवांटेज देता है ओवर देयर ओपोनेंट्स. फॉर एग्जांपल, जितने भी एथलीट्स हैं हु हैव टू एक तरह से कह सकते हैं कि उनके लिए जैसे ऑपोजिट फोर्सेस ही चैलेंज है. फॉर एग्जांपल, जो रन करते हैं एथलीट्स, ठीक है, तो जितना वो फास्टली रन करेंगे उतना जो है आपकी जो सिर्फ एयर है वो ही आपके लिए फोर्स बन जाती है. तो अगर आप ज़्यादा पतले होंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा ज़्यादा जल्दी रन करना. ठीक है, जितना आपका बॉडी वेट कम होगा उतना आपके लिए इजी हो जाएगा. तो इट्स बेटर कि आपका लीन बॉडी वेट जो है ज़्यादा हो और फैट बॉडी वेट जो है वो आपका फैट मास जो है आपका कम हो. इसी तरह से स्विमर्स जो होते हैं उनके लिए भी बॉडी वेट कम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. द सेम गोज़ फॉर बैले. ठीक है, तो इस तरह से जो लोअर वेट होता है वो उनको जिन स्पोर्ट्स में लोअर वेट एडवांटेज देता है, ऐसे एथलीट्स जो हैं ऑब्सेसिव हो जाते हैं लोअर बॉडी वेट अचीव करने के लिए. इधर इट मे बी टू द बॉडी इमेज और इधर इट मे बी लिंक्ड टू देयर ऑब्सेशन ऑफ विनिंग ओवर देयर ओपोनेंट्स. The following are general symptoms related to anorexia athletica. These are excessive exercise, obsessive thoughts and behaviors with calories, fat, body image and weight. तो excessive thoughts और behaviors ये होते हैं कि these athletes in their free time, मतलब जब उनकी ट्रेनिंग नहीं चल रही है तो वो अगर बात भी करेंगे तो हमेशा अपनी वेट के बारे में बात करेंगे, वेट लूज़ करने के बारे में बात करेंगे, अपनी बॉडी इमेज के बारे में बात करेंगे. इसके अलावा उनके ज़हन में और कोई थॉट नहीं होता. उसके अलावा खाएंगे भी तो दे विल बी वेरी 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 कॉन्शियस अबाउट ईटिंग और किस तरह की कैलोरीज वो खा रहे हैं और क्या उनको नहीं खाना चाहिए. अक्सर औकात ये होता है कि ये एथलीट्स जो हैं अपनी पोस्ट रिकवरी मील्स नहीं लेते, ड्यूरिंग एक्सरसाइज मील्स नहीं लेते. तो ये एक्सेसिव बिहेवियर्स होते हैं. नेक्स्ट, सेल्फ वर्थ इज बेस्ड ऑन फिजिकल परफॉर्मेंस. enjoyment of sports and activity is diminished or non-existent. Denying that excessive exercise is a problem. तो उनकी सेल्फ वर्थ हमेशा उनकी फ़िज़िकल परफॉर्मेंस पे बेस करती है. ठीक है, अगर फिज़िकल परफॉर्मेंस में वो कम है तो उनकी सेल्फ वर्थ कम हो जाएगी और they'll start hating themselves or they'll be disgusted by themselves. और एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ शेम जो है या एक्सट्रीम हेल्दी कंपटीशन इज़ वन थिंग. कंपटीशन जो है हमेशा हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए. ऐसा कंपटीशन दैट मेक्स यू वांट टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ. लेकिन कंपटीशन वैसे जो होता है अक्सर होता है कि अनहेल्दी बिहेवियर्स इंक्लूड करता है. या तो अ पर्सन वुड बी would start having feelings of jealousy, envyment, या फिर a person would start hating themselves. ठीक है, तो ये जो है चीज़ हमेशा आ जाती है एथलीट्स में क्योंकि वो अपनी सेल्फ वर्थ हमेशा अपनी फिजिकल परफॉर्मेंस पे बेस करते हैं. और यही एटीट्यूड एक्चुअली कोचेस और ट्रेनर्स भी इंड्यूस कराते हैं एथलीट्स में. नेक्स्ट, जिस शौक की वजह से या जिस वजह से वो अक्सर एथलीट्स इस वजह से आते हैं बिकॉज उनका अपना शौक होता है स्पोर्ट्स में, फ़िज़िकल एक्टिविटी में, फ़िज़िकल मूवमेंट में, लेकिन वो इन्जॉयमेंट उनकी ख़त्म हो जाती है, नॉन एग्जिस्टेंट हो जाती है. दे हैव जस्ट बिकेम आप कह लें कि वर्किंग रॉबोट्स बन जाते हैं और एक्सेसिव एक्सरसाइज को वो डिनाई करते हैं. दे डोंट थिंक देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद एक्सरसाइजिंग एक्सेसिवली. So
सी टेबल 11.8 फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोरेक्सिया एथलेटिका। आप अपनी बुक में से टेबल 11.8 देख लें, वहाँ पे डिटेल में और भी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं इसके बारे में। Now, eating disorder concerns of female athletes. It is very difficult to diagnose eating disorders in athletes because of unusual training regimens, strict dietary practices, and behaviors are non-prevalent in general population. तो मैंने पहले ये बात बता दी है कि बहुत मुश्किल होता है ईटिंग डिसऑर्डर्स को एथलीट्स में डायग्नोज करना, क्योंकि वैसे ही उनका अनयूजुअल ट्रेनिंग रेजिमेंट्स होते हैं, उनकी डाइटरी प्रैक्टिसेस और बिहेवियर भी डिफरेंट होते हैं. There are a few assessment tools that have been diagnosed to assess the eating disorders in female athletes, and the most famous one is female athlete screening tool. This is known as FAST test. It is a screening tool for eating disorders in female athletes. तो इसके अलावा जो है बाकी टूल्स जो हैं, ये फीमेल एथलीट स्क्रीनिंग टूल के साथ साथ आप बाकी स्क्रीनिंग टूल्स जो जनरल पॉपुलेशन के लिए यूज़ करते हैं वो आप एथलीट्स पे यूज़ कर सकते हैं. बट देन अगेन एथलीट्स का आपके लिए जो लाइफस्टाइल है वो टोटली डिफरेंट होता है जनरल पॉपुलेशन से. तो एक हेल्दी एथलीट भी अक्सर औकात ईटिंग डिसऑर्डर के, अगर आप क्वेश्चन हेल्दी एथलीट से पूछें और एक जनरल पॉपुलेशन से पूछें, जनरल पॉपुलेशन जो है वो might be diagnosed as they have an eating disorder, लेकिन अगर आप एथलीट के ऊपर वो क्वेश्चन लगाएं, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल इतना डिफरेंट होता है, तो उनका आंसर हमेशा ईटिंग डिसऑर्डर ही आता है. हालांकि जो कि नॉर्मल जनरल पॉपुलेशंस के स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, कि हालांकि फ़र्क इतना है कि एथलीट्स क्या डिफरेंट है, सारा की सारी उनकी लाइफस्टाइल ही डिफरेंट है. तो हम फिर क्या करते हैं, हम वैरायटी ऑफ टेस्ट करते हैं, सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं कर सकते. जितने स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल हैं हर तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, ताकि हम इजीली डिटेक्ट कर सकें प्रॉब्लम कहाँ पे है और ईदर एन एथलीट हैज़ एन ईटिंग डिसऑर्डर और नॉट. So, the most common concern of eating disorder concern for athlete is female athlete triad. फीमेल एथलीट ट्रायड जो है वो एक्चुअली में ऐसा है कंडीशन, ईटिंग कंडीशन है जो आपकी असल में एथलीट्स की अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी की वजह से होती है. What are these conditions? The female athlete triad is a medical condition observed in physically active females involving three components: low energy availability with or without disordered eating, menstrual dysfunction which is known as amenorrhea, and low bone density which is osteopenia or osteoporosis. इनमें जो फीमेल एथलीट ट्रायड है, ट्रायड मीन्स तीन, तो उनमें तीन जनरली कंडीशंस होती हैं जो कि नोट की जाती हैं. एक तो उनकी लो एनर्जी अवेलेबिलिटी होती है, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो होती है, उनकी मतलब फिजिकली वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं लेकिन उसको कंपनसेट करने के लिए उतना वो खाती नहीं है. हो सकता है ये इस वजह से हो कि उनको सही तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, या उनकी लाइफस्टाइल ऐसी थी कि वो प्रॉपरली खा नहीं पाई, या फिर ऐसा होता है कि वो एक्सेसिवली सोचती हैं कि हमें खाना कम खाना चाहिए ताकि हम लीन रहें और स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्ट कर सकें. ज़्यादातर मसला ये होता है कि उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी इतनी बढ़ जाती है और उनके ईटिंग जो है बिहेवियर्स कह लें वो मैच नहीं कर पाती अपनी ईटिंग को अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी से, जिसकी वजह से लो एनर्जी अवेलेबिलिटी हो जाती है. लो एनर्जी अवेलेबिलिटी की वजह से मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन होता है, और मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन में हार्मोन का इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से लो बोन डेंसिटी हो जाती है. इसको पहले मैं आपको फिगर के ज़रिए से समझा देती हूँ एंड देन विल डिस्कस ईच कंपोनेंट सेपरेटली. So, this is a female athlete triad. Disordered eating, जिसकी वजह से लो एनर्जी अवेलेबिलिटी होती है, एनर्जी रिस्ट्रिक्शन विद REDS combined with मतलब disordered eating combined with exercise creates a psychological condition similar to starvation. This contributes to the drop in estrogen levels and causes amenorrhea. तो एनर्जी रिस्ट्रिक्शन जब होती है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में इस तरह की कंडीशन आती है जिसको स्टार्वेशन कहते हैं. स्टार्वेशन की वजह से बॉडीली चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से फीमेल हार्मोन जो होता है वो एस्ट्रोजन होता है, तो एस्ट्रोजन का लेवल ड्रॉप हो जाता है. जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल ड्रॉप होता है तो उसी तरह से मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन स्टार्ट हो जाता है जिसको हम एमेनोरिया भी कह सकते हैं. जब मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन स्टार्ट होता है
तो उसमें क्या होता है, लो एस्ट्रोजन लेवल होता है। जब लो एस्ट्रोजन लेवल होता है तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन लो हो जाती है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हाई एस्ट्रोजन लेवल होगा तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन भी हाई होगी। लो एस्ट्रोजन लेवल की वजह से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाती है, और कैल्शियम लॉस जो है, जैसे ही एस्ट्रोजन लेवल लो होता है ना, तो उसी लो एनर्जी एस्ट्रोजन लेवल की वजह से बॉडी रिएक्ट करती है और बोन्स में से कैल्शियम लेके ब्लड में आना शुरू हो जाती है। तो बोन्स में से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाती है। जब बोन्स में से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाती है तो लो बोन डेंसिटी होती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपीनिया हो सकती है। लो डेंसिटी और उसके अलावा लो एनर्जी इनटेक can lead to nutrient deficiencies like calcium and other molecules essential for bones, और लो एनर्जी इनटेक इन इट सेल्फ की वजह से भी लो बोन डेंसिटी हो सकती है। तो लो एनर्जी इनटेक की वजह से लो बोन डेंसिटी हो सकती है और मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन हो सकता है, और मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन की वजह से भी लो बोन डेंसिटी होती है। तो आपका जो है आपका ट्रायंगल इस तरह से आएगा, या फिर आपका ट्रायंगल इस तरह से आएगा, दिस एंड दिस। लास्ट में लो बोन डेंसिटी होती है। तो हम अब देख लेते हैं लो एनर्जी अवेलेबिलिटी। एनर्जी imbalance results because of more use of energy than intake, characterized by morbid fear of weight gain and eating disorders. This results in extreme weight loss and starvation. तो उसमें हम यही होता है कि एनर्जी आउटपुट ज़्यादा होती है लेकिन एनर्जी इनटेक कम होती है, जिसकी वजह से एक्सट्रीम वेट लॉस होता है और स्टारवेशन जैसी कंडीशंस बॉडी में हो जाती हैं। मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन। Amenorrhea describes the normal menstruation of at least 10 cycles per year. अच्छा, जो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन होती है वो होती है आफ्टर एक साइकिल जो होता है वो 28 डेज बाद होता है वुमेन में, ठीक है। तो पूरे साल में एटलीस्ट 10 साइकिल्स होने चाहिए, 10 साइकिल्स से कम नहीं होने चाहिए। तो जो 10 साइकिल्स होते हैं वो एक हेल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर हेल्दी, फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी इज हेल्दी, तो उसको हम एमेनोरिया कहते हैं, जो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन होती है। अब ओलिगोमेनोरिया डिस्क्राइब्स इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन ऑफ एटलीस्ट 4 to 6 साइकिल्स पर ईयर। इसमें 28 डेज से ज़्यादा बड़ा स्पैन हो जाता है साइकिल का, और वो काफ़ी देर बाद मेंस्ट्रुएशन होती है, तो वो 4 to 6 साइकिल्स पर ईयर रह जाते हैं। और एमेनोरिया जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल ख़त्म हो जाना, उसको सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। वुमेन हु हैव मिस्ड 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इन अ रो हैव एमेनोरिया। तो वो वुमेन, और एमेनोरिया की डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि वो वुमेन जिनके 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स एक ही रो में अगर वो 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स मिस करते हैं तो उसको हम एमेनोरिया कहते हैं। एमेनोरिया वो हो सकता है जब वुमेन आर ग्रोइंग अप, जब गर्ल्स आर ग्रोइंग अप और अगर उनको मेंस्ट्रुएशन आए ही नहीं, ठीक है, तो उसको एमेनोरिया कहते हैं, ठीक है। और या फिर एमेनोरिया तब होता है जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाता है वुमेन में आफ्टर 40 or 50 years ऑफ एज, तो उसको हम एमेनोरिया कहते हैं। ये रेगुलर या आप कह लें कि नेचुरल एमेनोरिया है, लेकिन एथलीट्स की वजह से या हाई एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी की वजह से भी एमेनोरिया हो जाता है। और मोर देन तकरीबन 60% एथलीटिक्स जो हाईली फिजिकली एक्टिव 60% फीमेल्स होती हैं उनमें ओलिगोमेनोरिया ज़रूर होता है या मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन होता है। दिस लीड्स टू हार्मोनल चेंजेस लीडिंग टू बोन डीमिनरलाइजेशन, जिसकी वजह से बोन डीमिनरलाइजेशन हो जाती है। लो बोन डेंसिटी। If menstruation slows down or stops completely, the body makes less estrogen. It is a hormone necessary for bone strength. Without estrogen, as well as vitamins and minerals such as calcium and vitamin D, the body cannot replace older bone cells with new healthy cells. As a result, body becomes weak, bones become weak and porous, which can lead to stress fractures, osteopenia and osteoporosis. तो बोन्स जब वीक हो जाती हैं तो कोई भी स्ट्रेस पड़ेगा, वेट ज़्यादा बढ़ेगा या फोर्स ज़्यादा लगेगी, तो बोन्स में क्रैक्स आ जाते हैं या स्मॉल फ्रैक्चर्स बनना शुरू हो जाते हैं।
ऑस्टियोपेनिया हो जाता है, जो कि ऑस्टियोपेनिया लीड करता है टू ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये लो बोन डेंसिटी की वजह से होता है। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ फीमेल एथलीट ट्रायड, इट्स द सेम वन जो कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको जोन सा बेहतर लगे आप उसको याद कर सकते हैं या देख सकते हैं। Main concerns of eating disorders regarding male athletes. Some athletes who are concerned with drive for bulk rather than drive for thinness, such as bodybuilders, weightlifters, are at high risk of developing eating disorders. तो मेल एथलीट्स के जो मेन कंसर्न है, फीमेल एथलीट्स के जो मेन कंसर्न थे वो फीमेल एथलीट ट्रायड था। मेल एथलीट्स के जो मेन कंसर्न्स हैं वो मसल डिस्मॉर्फिया है। उसमें ये होता है कि वो बल्क अपनी बॉडी में लाना चाहते हैं। मेल आर ऑफन and always obsessed with increasing their bulk weight. बल्क बढ़ाना चाहते हैं, मतलब उनके मसल्स ज़्यादा फील हों, उनकी जो बॉडी है उसमें उन मसल्स की जो तादाद है वो ज़्यादा हो। और ये ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स में होता है और वेट लिफ्टर्स में होता है। और इसके अलावा और भी एथलीट्स में हो सकता है जो आप कह लें स्ट्रॉन्गनेस में एक होता है स्ट्रॉन्ग मैन कंपटीशन। वो जनरली होता है इस तरीके से कि दोज वो वेट लिफ्टर्स नहीं होते, दीज मैन ये भारी चीज़ें उठाते हैं या कोई ना कोई काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग फिजिकल वर्क करके दिखाते हैं, ठीक है। तो उसमें भी हो सकता है जितने भी इस तरह के सारे कंपटीशंस होते हैं तो उसमें जिनमें ज़्यादा बल्क चाहिए होता है, या फिर वो लोग जो वैसे ही किसी भी आपके लिए एंटरटेनमेंट बिजनेस में हैं एंड दे नीड टू शो अ सर्टेन फिजिक या बॉडी कंपोजिशन, तो उनमें मसल डिस्मॉर्फिया हो सकता है। मसल डिस्मॉर्फिया it is a syndrome prevalent in highly muscular individuals dissatisfied with their body size and muscularity with a body image that they are of small stature. तो इसमें ये होता है कि इनको लगता है कि इनकी जो ये सेटिस्फाइड नहीं होते अपनी बॉडी इमेज से लेकर, इनको लगता है कि इनका स्टेचर स्मॉल है, या हो सकता है वो पर्टिकुलर एथलीट्स जिनका हाइट कम हो वो भी मसल डिस्मॉर्फिया से कंसर्न हो जाते हैं कि उनको अपनी बॉडी इमेज अच्छी नहीं लगती, उनको अपना स्टेचर ठीक नहीं लगता। तो ये जो कंडीशन है ये रिवर्स है एनोरेक्सिया का, और इसको हम बाइगोरेक्सिया भी कहते हैं, जिसमें वो एक्सट्रीमली ऑब्सेसिव होते हैं अपना वेट बढ़ाने के लिए। करेक्टराइज्ड बाय स्पेंडिंग लॉन्ग आवर्स ऑन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, कंज्यूमिंग न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, फॉलोइंग डाइट्स टू इंक्रीज मसल मास। तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से मसल मास ज़्यादा ग्रो होता है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेते हैं और इस तरह की डाइट्स फॉलो करते हैं जिनसे मसल मास इंक्रीज होता है। और अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो एथलीट्स मसल डिस्मॉर्फिया से डायग्नोज्ड होते हैं। अक्सर एथलीट्स जो हैं वो आप कह लें वो टेम्पटेशन में आ जाते हैं और स्टेरॉइड्स लेना शुरू कर देते हैं। स्टेरॉइड्स जो है वेरी फास्ट वे है मसल्स इंक्रीज करने का, लेकिन इसका बॉडी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आता है। और जितने भी एथलीट्स जिन्होंने स्टेरॉइड्स लिए होते हैं उनको एक्सपेल कर दिया जाता है थ्रू स्पोर्ट्स। सो सी टेबल 11.9 फॉर द साइंस ऑफ मसल डिस्मॉर्फिया, जो पिक मैंने आपको बताई हुई है वहाँ से टेबल 11.9 देखें आप, उसमें और भी साइंस हैं मसल डिस्मॉर्फिया के। नाउ इफेक्ट्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स ऑन एथलेटिक परफॉर्मेंस। दीज आर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज रिजल्ट ड्यू टू रिड्यूस्ड कैलोरिक इनटेक, वॉमिटिंग एंड लेग्जेटिव यूज। अच्छा, अब हम ये देख रहे हैं कि इनका इफ़ेक्ट क्या है। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं क्योंकि कैलोरिक इनटेक कम है और वॉमिटिंग या लेग्जेटिव यूज ज़्यादा हुआ होता है। उसके अलावा डिक्रीज्ड मसल मास होता है क्योंकि फैट और प्रोटीन पर ज़्यादा रिलाई करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेते ये एथलीट्स, जिसकी वजह से मसल मास डिक्रीज हो जाता है।
द बॉडी लैक्स द एबिलिटी टू सस्टेन हायर लेवल्स ऑफ एक्सरसाइज इंटेंसिटी, परफॉर्मेंस एज खराब हो जाता है, परफॉर्मेंस कम हो जाती है क्योंकि बॉडी के पास एबिलिटी नहीं होती हाई इंटेंसिटी लेवल्स ऑफ एक्सरसाइज के बर्दाश्त करने की। हार्मोनल एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है में इरेगुलरिटीज आना, डिक्रीज्ड बोन हेल्थ। इसके अलावा एंग्जाइटी, रैपिड हार्ट रेट, इनएबिलिटी टू स्लीप, डिहाइड्रेशन caused by diet pills and diuretics। जो भी एथलीट्स डाइट पिल्स या डाययूरेटिक्स लेते हैं उनके अंदर ये सिम्टम्स होते हैं, एंग्जाइटी, रैपिड हार्ट रेट, इनएबिलिटी टू स्लीप एंड डिहाइड्रेशन। इसके अलावा डिक्रीज्ड फैट फ्री मास, जो कि हमारा लीन मास है वो कम हो जाता है। डिहाइड्रेशन हो जाती है क्योंकि रिड्यूस्ड कैलोरिक इनटेक है, तो फॉर एग्जांपल जो एथलीट्स को जिनके लिए ज़रूरी होता है कोई ना कोई फ्लूइड लेना ड्यूरिंग हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, अगर वो नहीं लेंगे तो उनको डिहाइड्रेशन हो सकती है। ग्लाइकोजन डिप्लीशन ये होती है कि एक्सरसाइज के बाद अगर आप पोस्ट मील लेते हैं तो फ़ौरन जो है मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन जाके बन जाता है, लेकिन अब एक्सरसाइज के बाद अगर आप मील नहीं लेंगे, खाना नहीं खाएंगे, रिकवरी पीरियड में भी खाना नहीं खाएंगे तो मसल्स के अंदर बिल्कुल ग्लाइकोजन ख़त्म हो जाता है और फिर दोबारा जब एक्सरसाइज करते हैं तो एथलीट्स के अंदर ग्लाइकोजन बिल्कुल नहीं होता। हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, डिक्रीज्ड BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट। डिक्रीज्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट तब होता है जब आपके पास एनर्जी लेवल्स कम होते हैं, आपका मसल मास डिक्रीज होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस एज खत्म हो जाता है। इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस, डिफरेंट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। पुअर एक्सरसाइज परफॉर्मेंस, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट लॉस एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम लेग्जेटिव यूज। लेग्जेटिव यूज की वजह से डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट लॉस और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ इंजरीज एंड फटीग कॉज्ड बाय एक्सेसिव एक्सरसाइज एंड डिक्रीज्ड कंसंट्रेशन। जितनी भी अगर आपकी इलेक्ट्रोलाइट लॉस होगा, आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस होंगे, आपकी ग्लाइकोजन डिप्लीशन होगी और आपको इनफ एनर्जी नहीं मिलेगी ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज एथलीट्स की कंसंट्रेशन खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से दे माइट परफॉर्म पुअरली इन स्पोर्ट्स। सो व्हाट आर द ट्रीटमेंट मेथड्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स? A multidisciplinary team of physician, psychologists and dietitians work together to assess and manage the condition। तो ईटिंग डिसऑर्डर्स को मैनेज करने के लिए सिर्फ डाइटिशियंस का ज़रूरी नहीं होता, इसमें आपको फिजिशियंस चाहिए होते हैं जो डायग्नोज करते हैं कंडीशन को, साइकोलॉजिस्ट चाहिए होते हैं जो बिहेवियर्स को चेंज करते हैं, और डाइटिशियंस चाहिए होते हैं जो कि मील प्लान्स बनाते हैं और वेट लॉस या वेट गेन गोल्स बनाते हैं। दे शुड ऑल्सो इंक्लूड पेरेंट्स, कोचेज एंड ट्रेनर्स, और डिसिप्लिनरी टीम में इसके अलावा हेल्प चाहिए होती है पेरेंट्स, कोचेज और ट्रेनर्स की, जो कि एक फिजिकल पॉजिटिव एनवायरनमेंट देते हैं एथलीट्स को। मेडिकल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग मेडिकल हिस्ट्री, वेट असेसमेंट, लेबोरेटरी टेस्ट्स एंड बॉडी स्कैन्स आर कंडक्टेड। इन सब के ज़रिए से हम डायग्नोज कर सकते हैं कि एथलीट को कौन सा ईटिंग डिसऑर्डर है या एथलीट के अंदर कौन सा नेगेटिव बिहेवियर है जिसको हमें ट्रीट करना है। Eating disorders occur due to emotional and psychological issue that result in poor food intake। तो ईटिंग डिसऑर्डर खाली पुअर इंटेक की वजह से नहीं होता, इसका कोई ना कोई पीछे कॉज होता है। वो कॉज ज़्यादातर इमोशनल या साइकोलॉजिकल इशू होता है। ये कॉजेज़ हो सकते हैं कि अगर आपके ट्रेनर्स या कोचेस जो हैं वो अगर आपको नेगेटिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, अगर वो आपको बहुत ज़्यादा आपको वो करें, आप कह लें कि प्रेशर दें कि वेट लूज़ करें, एक स्पेसिफिक बॉडी इमेज लेके आएँ, और अक्सर करते हैं। देयर वाज अ वेरी फेमस एथलीट हु डाइड क्योंकि उसका कोच जो है, शी वाज अ वेरी गुड परफॉर्मर, लेकिन हर कोच वांटेड हर टू लूज़ वेट, और वो इतना ज़्यादा प्रेशर था कि शी वाज डायग्नोज्ड थ्रू ईटिंग डिसऑर्डर, लेकिन वो इतना लेट डायग्नोज हुआ था कि शी डाइड और प्रॉपर ट्रीटमेंट उसको नहीं मिल सका। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा भी कोई ना कोई और प्रीवियस लाइफ में साइकोलॉजिकल या इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है जो कि एक्टिव हो जाता है ड्यूरिंग एथलेटिक पीरियड। थेरेपिस्ट्स रोल इज रेगुलर काउंसलिंग बाय अ थेरेपिस्ट इज नेसेसरी टू चेंज बिहेवियर एंड डाइटरी प्रैक्टिसेस। तो थेरेपिस्ट जो है वो रेगुलर काउंसलिंग देता है और वो कोशिश करता है कि एथलीट को दिखाए कि उसका कौन सा
बिहेवियर जो है वो नेगेटिव है। देन डाइटिशियन रोल इज टू असेस कैलोरी नीड्स, weight status and nutritional deficiencies and develop meal plans to improve body's nutritional status। तो फिर जो डाइटिशियन होता है वो एसेस करता है कि कितनी उसको कैलोरी नीड्स चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, कौन सी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं जिनको ट्रीट करना है उसने डाइट के थ्रू, और फिर वो एक प्रॉपर हेल्दी मील प्लान बनाता है जिससे बॉडी का न्यूट्रिशनल स्टेटस बेहतर हो जाता है। सो प्रिवेंशन ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स, तो हम कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जिनके ज़रिए से हम एथलीट्स में ईटिंग डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। दीज आर एलिमिनेटिंग वीकली वेट इन्स एंड बॉडी फैट टेस्टिंग। तो जो एथलीट्स होते हैं जिनका हर वीक में वेट इन होता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग, तो वो एलिमिनेट कर देना चाहिए और बहुत कम कर देना चाहिए अनलेस एंड अनटिल कोई ना कोई स्पोर्ट रिक्वायर करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी स्पेसिफिक वेट कैटेगरी में लड़ना है तो आपका वेट इन हो सकता है, लेकिन बाकी स्पोर्ट्स में कोशिश करना चाहिए कि एलिमिनेट कर दें और मंथली वेट इन कर लें। एम्फसाइजिंग ऑन स्किल्स एंड परफॉर्मेंस इंस्टेड ऑफ बॉडी इमेज, इसकी मैंने एग्जांपल सिमोन बेल की दी आपको। शी इज़ अ जिमनास्टिक हु हैज़ आप कह लें जिमनास्टिक्स के हिसाब से उसका बॉडी वेट थोड़ा ज़्यादा है, बट उसके स्किल्स और परफॉर्मेंस ऑन पॉइंट है। डिस्करेजिंग द यूज़ ऑफ फैट डाइट्स और क्विक वेट लॉस मेथड्स, जितनी भी फैट डाइट्स होती हैं या क्विक वेट लॉस मेथड्स होते हैं उनकी वजह से बॉडी बहुत ज़्यादा नेगेटिव नाइट्रोजन एंड एनर्जी बैलेंस में चली जाती है, तो इस तरह की सारी मेथड्स को डिस्करेज करना चाहिए। इनकरेजिंग हेल्दी ईटिंग एंड एक्सरसाइज बिहेवियर्स बाय कोचेस, पेरेंट्स, ट्रेनर्स एंड अदर स्टाफ। तो जितने भी आपके ये स्टाफ आता है ना जिनके साथ आपका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, जो आपको गाइड करते हैं कि किस तरीके से आपने स्पोर्ट्स विन करनी है, तो जितने भी स्टाफ होते हैं इनको चाहिए कि एक हेल्दी ईटिंग और एक्सरसाइज बिहेवियर इंड्यूस करवाएं एथलीट में। प्रिवेंटिंग मसल डिस्मॉर्फिया थ्रू अर्ली आइडेंटिफिकेशन, और प्रिवेंट करें मसल डिस्मॉर्फिया को अर्ली आइडेंटिफिकेशन के ज़रिए से कि अगर एथलीट जो है बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है